गुड इवनिंग, जय श्री राम मेरे सभी स्टूडेंट्स को। और जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उन सबको आने वाले और 2-3 एग्ज़ाम्स के लिए या बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे गोलू गोलू स्टूडेंट्स। और उस एग्ज़ाम में मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से डायरेक्टली फ़ोन पे बात किया और कुछ से मेरी बातें हुई थ्रू सोशल मीडिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा हुआ एग्ज़ाम और कुछ स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम का लेके उसको प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में सबसे कहता रहता हूँ कि एग्जाम देने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है। सबसे पहली बात, एग्जाम देने का स्ट्रेटेजी क्या है? एग्जाम देने का कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद में क्या कहा था कि आज का जो एग्जाम है, इंग्लिश का जो एग्जाम है, उसमें मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से कहा था कि स्टार्टिंग आप पैसेज से ही करना। वो मैं क्यों कहा था, उसका रीजन ये है कि पैसेज एक ऐसा मार्क्स स्कोरिंग जगह है जहां पर आपको बाहर से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको विद इन द पैसेज वहीं से उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेना पड़ता है और आप उसका आंसर लिख लेते हो। ठीक है, 3 घंटे का पेपर था, 80 मार्क्स था। ओके, टाइम जिनका नहीं बचा उनका चालाकी ये था कि वो अपने आप को वीर समझ बैठे। और प्रॉब्लम कहाँ हो गया ना, प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि वो सबसे पहले लिटरेचर पार्ट को देखने लगे। लिटरेचर पार्ट जो है ना, उसको आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं और एंड कैसे कर रहे हैं, और आपको प्रॉब्लम हो जाता है ना। क्योंकि लिटरेचर पार्ट आप लिखते 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 आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कब 1 घंटे से 1.5 घंटे पहुंच गए। और आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करता है कि मैं लिटरेचर पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन 20 मार्क्स जहां मेरा श्योर है अभी तक उसको मैं टच भी नहीं किया या टच भी नहीं की। ठीक है ना। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग ही पैसेज से किए और उनका टाइम बचा तो कितना बचा वो बताता हो, वो 2-2 बार अपने पेपर को रीचेक किए, इतना टाइम उनके पास बच गया। स्टार्टिंग उन्होंने पैसेज से किया, मतलब कि उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जिसमें मेरे को पक्का नंबर है वो मेरे पास हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद वो क्या किए, उसके बाद वो आए लिटरेचर सेक्शन में। उसके बाद वो लिटरेचर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैंने बताया था कि आप 1.5 घंटा लिटरेचर को दो, लेकिन आधा घंटा आप पैसेज को जरूर दो। आधा घंटा में पैसेज आप करो, 45 मिनट में करो। ठीक है, फिर भी आपके पास 1.5 घंटा, आधा घंटा आप पैसेज करोगे, 1.5 घंटा लिटरेचर करोगे तो 2 घंटा बचता है ना भाई। तो 20 मार्क्स और 40 मार्क्स, 60 मार्क्स का आप 2 घंटा में अगर करते हो तो आपके पास 20 मार्क्स करने का 1 घंटा है। 1 घंटा काफी होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो किए और उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए, बहरहाल अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैं अभी न्यू बैच को पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो 24-25 का जो बैच है, ओके, वो बैच है। उस बैच के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बैच में मैं लाइव क्लास लेता हूँ इंस्टा पे। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन है उनको इंस्टा बहुत पसंद है, तो क्यों ना रील देखते देखते थोड़ा मेरा चेहरा भी देख लोगे, इसलिए। उसके बाद आपको मेरा ये पूरा मॉडल्स पढ़ाने के बाद आपको मेरा शॉर्ट वीडियोस मॉडल्स का मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर @chandramallik8052 में, और वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी आपको वहां पर टेंस का पूरा वीडियो मिलेगा, पार्ट वाइज, नरेशन का पार्ट वाइज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक मिल जाएगा। आराम से वहां जाइए, समझिए। ठीक है, और मेरे को उम्मीद है कि आप समझेंगे। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब है क्या?
मॉडल वर्ब मैं स्टार्टिंग किया था तो पहले ही बताया था, मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि हमारे मन की बातें, ना तो वट एवर वी थिंक, वट एवर वी विश, वट एवर वी डिजायर। तो हम जब किसी भी ऐसे वाक्य जिनमें हमारा इच्छा, हमारा डिजायर, हम किसी की एबिलिटी को और भी बहुत सारे उन सब चीजों को बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडल वर्ब्स में क्या क्या आते हैं वो भी एक बार छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। मॉडल वर्ब्स में कैन आते हैं, कुड आते हैं, शैल आते हैं, शुड आते हैं, विल आते हैं, वुड आता है, मे, माइट, मस्ट, डेयर, आउट टू, ये सब आता है। तो सबका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब सबका कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है कि कौन किसके साथ में कब कहाँ लगेगा। नहीं तो जिसका मन करे जब जैसे वो लिख देगा, है ना। ओके, तो इसलिए हमने जो अभी तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था मे का यूज पढ़ा था, कैन का यूज पढ़ा था, कुड का यूज पढ़ा था, शुड का यूज पढ़ा था। यानी कि मे, कैन, शुड, कुड ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें भी मे कितने तरीके से यूज हो सकता है वो पढ़ाया था मैंने, है ना। ओके, कैन कितने तरीके से यूज हो सकता है वो पढ़ाया था, शुड कितने तरीके से यूज हो सकता है वो पढ़ाया था, कुड कितने तरीके से यूज हो सकता है वो पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वुड का मतलब और मस्ट का मतलब और डेयर का मतलब, यानी कि हम 3 मॉडल वर्ब्स का आज इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं अभी आपको बस आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझा रहा हूं कि किसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, यानी कि किसका किसके साथ क्या कंपैरिजन है, कौन से वाक्य में हम कैन की जगह मे इस्तेमाल करेंगे और कौन वाक्य में मे की जगह पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनमें जो मॉडल वर्ब्स एक ही कंडीशंस में यूज होता है, जैसे कि मे और कैन। मे भी परमिशन के वक्त इस्तेमाल होता है, मे का भी यूज परमिशन के वक्त होता है, और कैन का इस्तेमाल भी आप परमिशन के वक्त करते हो, है ना। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, आखिर कौन सा में हम मे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा में कैन इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीजों का डिफरेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैं और डिटेलिंग में इसको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो मॉडल्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ओके, फिर भी एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ये जो मे का परमिशन लेते वक्त हम करते हैं ना, ये हम क्या करते हैं, जब हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे होते हैं या कोई वर्किंग प्लेस में होते हैं, सुपीरियर, कोई सुपीरियर या अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद ये जो है ना कैन का इस्तेमाल, इस कैन के इस्तेमाल में क्या होता है कि जब हम अपने दोस्त लोगों से बात कर रहे होते हैं या फिर अपने से छोटे छोटे लोगों से, मतलब कम एज के, ठीक है, यंगर वंस, तो इस तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम उस वक्त कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने सीनियर से बात करूंगा या मेरे स्टूडेंट मेरे से बात करेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि यू विल आस्क मी एज, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, मे आई गो आउट सर, इस तरह से आप पूछेंगे। लेकिन वही मुझको आपको बोलना होगा, तो मैं आपको क्या कहूंगा, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, कैन, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल की बात हो जाती है। फॉर्मल का मतलब हुआ ये मे का परमिशन लेना, और इनफॉर्मल का मतलब हुआ ये कैन का परमिशन लेना देना के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह के डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ओके, आइए अभी क्या है कि यहाँ पर हम लोग वुड का, मस्ट का और डेयर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए, सो यहां पर हमारा क्या है, वुड का इस्तेमाल। नाउ अब हमको देखना पड़ेगा ये कि यूज ऑफ वुड। अब ये वुड क्या है दोस्त, ये वुड जो है ना,
पास्ट ऑफ विल है ना। ओके, समझ में आया? ये पास्ट ऑफ विल है। ये विल किसका हेल्पिंग वर्ब है? यस, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर टेंस में किसका हेल्पिंग वर्ब में आता है? शैल और विल सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, शैल विल के साथ बी, फ्यूचर परफेक्ट में फिर उसी हिसाब से आ जाता है। ठीक है, ओके ओके। नाउ इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है, अगर आप इसको साधारण शब्दों में समझेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कंडीशंस का। इसका भी कुछ कंडीशंस है। ये भी वो दूल्हा है, ये वुड वही दूल्हा है जो खीर खियोन के टाइम में तब तक खीर नहीं खाता है जब तक इसका कुछ डिमांड पूरा नहीं हो जाए, समझे ना? तो वही खीर खियोने बोलता है ना। तो खीर खियोन के टाइम में ये वो दूल्हा है जिसका अपना कुछ अलगे नखरा है। सब दूल्हा का मॉडल वर्ड में नखरा है कि हम इस वर्ड के साथ नहीं आएंगे, हम उस वर्ड के साथ नहीं आएंगे, हम उस वर्ड के साथ नहीं आएंगे। ओके, इसका पहला नखरा क्या है? पहला नखरा इसका ये है कि आपको इसको पोलाइट रिक्वेस्ट। अरे ये पोलाइट रिक्वेस्ट कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना? हाँ सर, देखा देखा सा लग रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोग कुड में पढ़े थे, COULD, कुड में, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। ओके, लेकिन सर एक ही चीज दो बार समझ में नहीं आया, है ना? ओके, अब दूल्हा बोले हैं तो एक ही दूल्हा सबसे थोड़े शादी करेगा जी, तब तो हम लोग भी कुंवारे हैं, हम लोग का भी तो कुछ है ना। तो अब ये दूल्हा का क्या डिमांड है? वो दूल्हा अलग था, ये उसका डिमांड अलग था, ठीक है? इसका डिमांड कुछ अलग है। इसका डिमांड क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट हम समझते ही सुनते ही समझ गए कि पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि बहुत अच्छे से हमको प्यार से कुछ ना कुछ मांगना जरूरी है। देखो इसमें क्या होता है ना, वुड वाला पोलाइट रिक्वेस्ट में हमको सामने वाले का इच्छा पूछा जाता है। इच्छा का मतलब समझते हैं ना, विश या डिजायर, व्हाट ही और शी इज विशिंग फॉर, या हम उसके लिए क्या विश करते हैं, ये ठीक है, जो कि कैन में कुड में नहीं पाया जाता है। कुड में हम क्या बोलते हैं? कुड में हम आग्रह करते हैं किसी से, आग्रह समझ रहे हो ना? दैट इज ऑल्सो पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, यहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। देखो अभी मैं एक तो सेंटेंस लिखूंगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कुड यू प्लीज ओपन द डोर। अब देखो यहां पर क्या है? हमने आग्रह किया है। क्या किया है? आग्रह किया। यहां पर इच्छा पूछा जा रहा है क्या? नहीं ना, पूछा नहीं ना जा रहा है। ओके, और यदि हम यहां पर कुड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? क्या देखो, करके देखो, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। सुनने में सही लग रहा है लेकिन है ये गलत। ठीक है, क्योंकि सही है ये, कृपया करके तुम दरवाजा खोलोगे, या कृपया करके तुम दरवाजा खोल दो। यहाँ पर हम आग्रह कर रहे हैं बहुत प्यार से, लेकिन यहाँ पर आग्रह नहीं होता है, यहाँ पर सामने वाले की इच्छा पूछी जाती है। इच्छा मतलब क्या है? इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छा का मतलब होता है विश या डिजायर। आपका मन में क्या बात है वो आप हमको कह सकते हैं। मेरे मन में क्या बात है आपके लिए वो मैं कह सकता हूँ या पूछूंगा आपसे। जैसे कि मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, आप मेरे घर आए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? चाय नाश्ता करिएगा, बोलते हैं कि नहीं? चाय नाश्ता करिएगा पूछते हैं ना, कोई भी घर में आता है ना, डायरेक्ट बैठाते हो, बैठ चल निकल, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि हमारा सामने वाला आया, सामने वाला से पूछने का हमारा कर्तव्य बनता है ना? ओके, तो हम उनसे क्या पूछते हैं? उनका मन का इच्छा जानने के लिए क्या बोलते हैं? चाय नाश्ता करबो, लिट्टी खेबो, तो हमसे पूछोगे हाँ खेबो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वुड यू
like to have some litties? Would you like to have some litties? अब देखो यहाँ पर मेरा इच्छा पूछा गया है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम रोशन के घर गए, मेरा स्टूडेंट है रोशन यादव, रोशन के घर गए, तो ऐसा थोड़ी कि मेरे को भगा देगा, नहीं, एक तो लिट्टी तो जरूर पूछेगा। तो हम तो खाएंगे तो हमसे क्या पूछेगा, वुड यू लाइक टू हैव सम लिट्टी सर, या वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, या वुड यू लाइक टू हैव टी, कुछ भी। तो यानी कि ही इज आस्किंग फॉर माई डिजायर, वो मेरा इच्छा पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहला जो रिक्वेस्ट हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड का नहीं, COULD कुड का नहीं। कुड का रिक्वेस्ट में कभी भी किसी का इच्छा नहीं पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर आपको काम करना है, इसके लिए आग्रह किया जाता है, क्या आप करिएगा, यही पूछा जाता है। लेकिन जब वुड का रिक्वेस्ट हम करते हैं तो उसमें हम किसी को आग्रह नहीं कर रहे होते, सामने वाले की इच्छा पूछ रहे होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक और बना दूं, कौन है? अच्छा, एक और। आज मेरा इस लाइव क्लास में मेरा एक ऐसा स्टूडेंट जुड़ा है जिससे मैं पहली बार मिला था। बिहार के अंगार घाट का पहला मेरा, अंगार घाट नहीं, सॉरी, हाँ, डिहली का पहला एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे मैं मिला। एंड मैं उस लड़के से मिलके काफी आश्चर्यचकित था, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बिहार में प्रॉपर गांव में इतना टैलेंट, इतना बढ़िया स्टूडेंट्स मिलता है। टैलेंटेड मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टैलेंट जैसे शब्द में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ हार्ड वर्क में विश्वास करता हूँ। ठीक है, ओके। तो वो जो लड़का है ना, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ, उसको मैंने, वो क्लास 9 में रहते हुए मैंने उसको BA पार्ट 1 तक का कुछ नोट्स पढ़ाया था, और उस नोट्स को उसने लिख लिया, और क्लास 12 तक का तो वो बहुत अच्छे से बना लिया करता था, पैसेजेस वगैरह, ग्रामर्स, पैसेजेस वगैरह सब अच्छे से बना लेता था। तो ग्रामेटिकल सेक्शन जो होता था ना बिहार बोर्ड का, तो वो बड़े अच्छे से सॉल्व कर देता था। उसको मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था, जो कि मैंने कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि आप प्लीज फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ के जाइएगा, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद इग्नोर कर दिया था मेरे बात को। लेकिन मेरा एक दो स्टूडेंट ऐसा है जो उस बात को पकड़े रखा और उसको पढ़ा, और वहां पर जाके वो बनाया भी। मेटाफोर शायद आज आया था, तो मैंने उसको कहा था एलिट्रेशन, मेटाफोर और सिमाइल आप इसको करिए, और ये हो सकता है कल को आ सकता है। तो आज के एग्जाम में वो आ गया। चलिए, काफी सारे कंपैरिजंस भी मैंने किए थे, उसमें से एक आधा कंपैरिजन भी आया है। सो नेवर इग्नोर योर टीचर, नो टीचर इज बकलोल इन दिस एंटायर ब्रह्मांड। ठीक है, एवरी टीचर इज हैविंग थोड़ा बहुत माथा। ठीक है, तो चलिए वुड का एक और एग्जांपल करा देता हूं। अब मैं एक एग्जांपल क्या कराया था मैं, वुड यू लाइक टू हैव सम लिटीज। अब इसकी जगह आप कॉफी, टी, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब मैं सामने वाले से इच्छा जाहिर पूछ रहा हूं कि हम लोग तो खेल रहे हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद चाहते हो? Would you like to play cricket? Yes, I would like to play cricket. हमारी इच्छा पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर इच्छा को अपने जाहिर कर दिए। ठीक है, ओके। आप लोगों को समझ में आया? ओके,
चलो और एक बता दे, इच्छा। और एक बता दे। चलो, नाउ सपोज इफ आई एम इन अ मीटिंग, ओके, एक और एग्जांपल बताता हूँ। इफ आई एम इन अ मीटिंग एंड इफ आई वांट टू से समथिंग इन द मीटिंग, देन व्हाट आई विल से। ठीक है, व्हाट आई विल से एट दैट पॉइंट, आई विल से एज I would like to say something। समझ में आया? ये देखो, हमने अपने मन की इच्छा को बता दिया कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं भाई। इस संसार में हमें भी बोलने का कुछ मौका दीजिए, अधिकार दीजिए, तो हम भी कह देंगे, खड़ा होकर कुछ ना कुछ तो कहिए देंगे। तो उस तरह से हम अपनी इच्छा को बताते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वुड का पहला कंडीशन। और उस पहला कंडीशन में क्या हुआ, हमने 3 सेंटेंसेस बनाए और मैंने आपको ये बताया कि वुड में जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, उस पोलाइट रिक्वेस्ट का कोई भी संबंध कैन वाले पोलाइट रिक्वेस्ट कुड वाले पोलाइट रिक्वेस्ट से नहीं है। कुड वाला पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सामने वाले से आग्रह कर रहे होते हैं और वुड वाले पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सामने वाले की इच्छा या अपनी मन की इच्छा को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट अगर बोला जाए तो मैंने क्या लिखा था, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज कॉल माई फादर। सिंपल है। अब अगर मैं इसको, मेरे को अब दिमाग में आ रहा है कि हमको आग्रह नहीं करना है, हमको सामने वाले की मन की इच्छा जाननी है। तो कोई हमारे घर में आया, सामने वाले से हम बात कर रहे हो और उनसे हमको उनकी मन की इच्छा जाननी है, बातें जाननी है, तो हम उनके मन की इच्छा जानने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव सम लिटीज, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू से समथिंग। ठीक है, वुड यू लाइक टू लिसन सम गुड म्यूजिक, तो सामने वाला बोलेगा हाँ हमको कुछ गाना वाना अच्छा सुनने का मन कर रहा है। वुड यू लाइक टू लिसन हनुमान चालीसा, क्या तुम हनुमान चालीसा सुनना पसंद करोगे? तो सामने वाले की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा यस आई वुड लाइक टू लिसन हनुमान चालीसा, तो हम पढ़े सुनेंगे उसको, ये हमारी इच्छा है। ओके, सो ये हो गया हमारा यूज ऑफ वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट, पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन भी है यहाँ पर। क्या होता है, इंग्लिश एक ऐसा महासागर है ना, जिसमें आप जितना गोता मारोगे, जितना आप सोचोगे कि मैं बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, आप जब पहुंच जाओगे ना तो भी पता चलेगा अरे अभी तो यहीं पहुंचे हैं, अभी तो और नीचे है, बाप रे बाप। समझा? सो इंग्लिश का कोई अंत नहीं है, देयर इज नॉट एन एंड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का कोई भी अंत नहीं है। इंग्लिश कब से, कहां से, कैसे, कब तक, ये सब हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके। जैसे कि अभी के बच्चे जो होंगे ABCD पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि A to Z अल्फाबेटिकल है, लेकिन जो थोड़ा पहले होंगे, पुराने स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता होगा शायद क्या मोस्ट प्रोबेबली उनको पता ही होगा कि 1935 से पहले Z से पहले भी कुछ चीज का इस्तेमाल किया जाता था। उसको हम कहते थे एम्परसैंड, एम्परसैंड, AMPERSAND, एम्परसैंड। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंग्लिश में जो हम जानते भी नहीं है। जैसे कि ए को एक इजिप्ट के शायद थे वो, उन्होंने कहा जाता है कि वो उसका आविष्कार किए थे, ए कैसे बनाता है। तो शायद आई थिंक, अब आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग, इसमें शायद 27 तरह का भी ए लिखा जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा इंग्लिश का तथ्य है जो हमको नहीं पता। फादर ऑफ इंग्लिश है, फादर ऑफ ग्रामर है, फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर है, फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश है, फादर ऑफ सेंटेंस है, फादर ऑफ वर्ड्स है। तो बहुत कुछ है जो हम लोग को पता ही नहीं होता। ठीक है ना? तो चलिए आइए, दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोला मैं, पास्ट हैबिट। आपको ये समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए।
एकदम। यस प्रियांशु, इंग्लिश एक बहुत बड़ा महासागर है। आप उसमें गोता लगाओ, आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन आप जैसे ही सोचोगे हुर्रे मारोगे तो अरे अभी तो और भी नीचे जाना है ना। ओके, चलिए देखो क्या है, आज थोड़ा सा प्रवचन देने का मूड है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स पे गुस्सा कह सकते हो। गुस्सा है ये है कि उन्होंने मेरे बात को फॉलो नहीं किया। उन्होंने सो एंड सो चीजों को फॉलो किया, लेकिन उनको ये टीचर गधा लग गया। तो जिसका कारण ये था कि उनका कुछ पैसेजेस छूट गया। अरे थोड़ा बहुत देखो क्या है ना कि यू मस्ट नॉट ignore anyone. I always have one perception in my mind as neglect none except all. ठीक है, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि भगवान शंकर जब नटराज के रूप में विराजमान होते हैं तो वो नटराज के रूप किसके ऊपर खड़े होते हैं? वो कौन था? भगवान शंकर जो नटराज के रूप में ऐसे करके खड़ा होते हैं ना, तो वो जिसके ऊपर भगवान शंकर खड़े होते हैं उसका नाम है अपस्मरा। वो इतना पावरफुल थे, बहुत शॉर्ट हैंड में थे, जिनको हम नट के नाम से जानते हैं। ही वॉज सो डैम पावरफुल जो माता पार्वती का स्मृति को हिला दिए। ठीक है, सो वो कितना पावरफुल, इतना पावर पाने के लिए वो कितना तपस्या किया होगा। और अब ये सोचिए, वो जब इतना पावरफुल है ना, तो उससे कितना पावरफुल होंगे भोले बाबा, जो वैसा ऐसा को चुटकी में मिला देते। सो दीज आर द थिंग्स वी मस्ट नो, दैट नो वन इन द वर्ल्ड कैन बी इग्नोर्ड या शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, इस दुनिया में किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत मान लिया करिए हम लोग, समझे ना, मान लीजिए अच्छा लगे जब लोग। ओके, चलिए दूसरा सुनिए। दूसरा क्या है? दूसरा हमने क्या कहा? पास्ट हैबिट। अब पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? क्या है पास्ट हैबिट का मतलब? इच्छा नहीं, इच्छा नहीं है। पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? अरे पुरानी आदत। हैबिट का मतलब समझ रहे हो ना? पास्ट का मतलब पुराना है ना। पुरानी आदत या आदत है। यहाँ पर हमने हैबिट लिखा तो हमको आदत लिखना है ना। ओके, तो पास्ट हैबिट का मतलब क्या है? किस तरह का पास्ट हैबिट? अब देखो, वर्तमान में रहते हुए हम अपने मन की इच्छा को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? वर्तमान में रहते हुए हम अपने मन की इच्छा को बता रहे हैं। नाउ एट दैट पॉइंट also we will use as would। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अब देखो, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल कैसा होगा? देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, और जब मैं फिर बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूँ। चलो फिर से बोलता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूँ। यानी कि मैं छोटा बच्चा कब था ना। ओके, नाउ उस जगह में जाकर, वर्तमान काल में बात कर रहा हूं, लेकिन उस जगह में जाकर मैं अपनी इच्छा को जाहिर करूं। ओके, चलो, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले क्रिकेट। है ना, समझ में आया? वुड का इस्तेमाल कब हुआ? पास्ट हैबिट को बताने के लिए हुआ। पहला क्या कंडीशन था? पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि इच्छा बताने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या हुआ?
जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूँ। बचपन में मैं बहुत शरारत करता था। हम बहुत मार खाते थे एक ही चीज के लिए, क्रिकेट के लिए, क्योंकि पागल था क्रिकेट के लिए और भाग जाता था खेलने के लिए। बहुत मार पड़ता था, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। क्रिकेट तो खेलता ही रहा। अभी भी बहुत इच्छा होता है खेलने का, अब तो खेलेंगे जरूर। ओके, सो इसका क्या एग्जांपल मैंने बोला, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं बच्चा था, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होता, मैं क्रिकेट खेलता। अपने मन की बातें बता रहा हूँ ना, मैं अपनी पुरानी आदत को बता रहा हूँ ना। मैं बच्चे में क्रिकेट खेलता था, ठीक है। अभी मैं बच्चा ही हुआ, अभी मैं बुढ़ू नहीं हुआ। अभी तो प्रियांशु बोलेगा सर क्या बोल रहे हैं सर, अरे ऐसा नहीं है सर, आई एम स्टिल यंग सर। When I was little, I would play क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट का हिंदी लंबदंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, ऐसा ही कुछ शायद। ओके, अब ये एग्जांपल आपको समझ में आया। मैंने पास्ट हैबिट को बताया। पास्ट हैबिट क्या है? व्हेन आई वाज लिटिल, मैं पुराने अपने बचपने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने पास्ट हैबिट को बता दिया, लेकिन तो ये अगर इसको नहीं लिखूं तो गलती हो जाएगा ना, क्योंकि आधा अधूरा शब्द का फ्रेज बन जाएगा ये। ओके, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले क्रिकेट। जब मैं बच्चा था ना, तब मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई, क्या बोल रहे, और एक एग्जांपल अगर दिया जाए तो किस तरह से दिया जाएगा? मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। When I was a kid, जब मैं बच्चा था, I would swallow all foods, मैं सब खाना को ना गिल जाता था, चिबाता नहीं था। ये मेरे बहुत बुरा आदत था, चीविंग हैबिट नहीं थी मेरे अंदर, ठीक है। मैं भैंस के पाउडर चिबाता नहीं था। यहाँ पर क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ। When I was a kid, I would swallow all foods, मेरे को जो खाना मिलता था ना, मैं निगल जाता था, चबाता नहीं था। यही मेरा अंदर में एक तो खराबी था, लेकिन बच्चा थे ना तो चलता था सब। समझ में आया? यहाँ पर मैंने किस तरह से अपनी पुरानी बात को, पुरानी आदत को दिखाते हुए वुड का इस्तेमाल कर दिया। समझ में आया? ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफ कुड एंड पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफ वुड, क्या बताना है? सिंपल है। कुड के पोलाइट रिक्वेस्ट में सर कभी भी किसी की इच्छा को नहीं पूछा जाता या बताया जाता है। कुड के पोलाइट रिक्वेस्ट में हमें क्या होता है कि सामने वाले को आग्रह करना पड़ता है, और वुड के पोलाइट रिक्वेस्ट में हमको सामने वाले की इच्छा जाहिर होनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, ठीक है। या हम अपनी इच्छा को कह बैठते हैं। और वुड का और एक क्या कंडीशन है? पास्ट हैबिट। नाउ पास्ट हैबिट में क्या है? व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले क्रिकेट, यानी कि पुरानी बातों को वर्तमान में रहकर सॉरी पुरानी बातों को वर्तमान में रहकर कहना, यानी कि अपनी पुरानी आदत को जो हमने भूतकाल में कर लिया था, वो हम अभी वर्तमान में उसको बता रहे हैं। तो यही मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए हैं। ओके, देख लीजिए इसको। इसके बाद हम आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको इसका नैरेटिव पार्ट भी बताऊंगा। नैरेटिव पार्ट एक के बारे में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन।
यू आर अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सुनो सुनो, क्या है बच्चा लोग, मेरा गोलू मोलू, हालांकि मेरा गोलू मोलू एक को तो स्टूडेंट है नहीं, एक ही स्टूडेंट है मेरा गोलू मोलू है, ठीक है। एक स्टूडेंट है मेरा गोलू मोलू है, एक नहीं बहुत सारा गोलू मोलू स्टूडेंट है मेरा तो। हाँ, एक है मेरा आयुष, इज अ वेरी गोलू मोलू और बहुत सारे हैं मेरे गोलू मोलू स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे। एक अभी रिसेंटली वो एग्जाम दे रही है नयन, और आयुष, और शुभम पांडे, वो भी थोड़ा गोलू मोलू है, और एक आदित्य है वो गोलू मोलू है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गोलू मोलू है। सो मैंने अभी आपसे कुछ कहा था, कौन सी काले रली हो भूल गई। ओके, अच्छा क्या बता रहा है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना था वो देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया था, हम कई बार इस तरह से लिखते हैं ना, when I was a kid I used to play cricket। ये भी तो लिख सकते हैं ना सर, हम अपना आदत बता रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम यूज टू का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं सर, है ना। When I was a kid I used to play cricket, तो आप यहाँ पे हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल क्यों किए वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा देखो क्या होता है ना, हम जब अपना आदत को बता रहे होते हैं ना, जब हम अपना कोई भी हालत को बता रहे होते हैं, उस वक्त हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? देखो कैसे, हालत समझते हो, हालत का मतलब होता है कि पुराने टाइम में मैं क्या काम करता था। जैसे कि आज से 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 6 months ago I used to be a teacher। वहां पर मैं प्रोफेशनली टीचर था, अभी भी हूं, लेकिन वहां पर मैं कहीं पढ़ा रहा था ना। ओके, तो यहां पर मैं क्या था ना कि मैं अपनी आदत को, अपनी हालात को बता रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां पर ये हालात नहीं है, क्रिकेट खेलना हालात नहीं है, समझ में आया? यही डिफरेंस है, तो उस हिसाब से ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा वुड, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम अपने पुरानी आदत को बता रहे हैं, हालत को नहीं बता रहे हैं। समझ में आया? जब हम पुरानी हालात को बताएंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि देखो, सॉरी मैंने क्या कहा अभी, 6 महीने पहले, 6 months ago I used to be a teacher। जैसे कि अगर मैं ये 2024 है ना, अगर यहां से 11 साल 12 साल और बैक जाते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा 12 years ago I used to be a professional cricketer। वो मेरी हालात थी, मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था 12 साल पहले, यानी कि 2012 तक मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। उसके बाद से प्रोफेशनल क्रिकेट को मैंने अलविदा कहा, मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया। ओके, नाउ समझ में आया क्या डिफरेंस है यूज टू और वुड के में, किस कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, जब हम अपनी हालात को बताते हैं उस वक्त हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमको उस वक्त यूज टू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उस वक्त हमको वुड का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हम जब अपनी पुरानी आदत को बताएंगे तब हमको वुड का इस्तेमाल करना है, यूज टू का नहीं। समझ में आया? यही था डिफरेंस। तो आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी गुड। चलो अब आते हैं
नेक्स्ट वाले पे पहले उतारोगे, उतार लो। ओके चलो, थर्ड इसका क्या है? थर्ड इसका है, थर्ड इसका है अरे ये तो गड़बड़ हो गया जी। थर्ड इसका क्या है? अनरियल सिचुएशंस। ये बहुत नहीं भी पढ़ाने से चलता है, लेकिन हम इसको पढ़ाया करते हैं। अनरियल सिचुएशन का मतलब होता क्या है? अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है कि जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, जो सच में है ही नहीं, जो सच में हुआ ही नहीं, हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि कल्पना। ठीक है, ओके। कल्पना सोच के, अब कोई कल्पना उल्पना किसी का होगी तो सब मत सोचना, ठीक है। यहाँ पर कल्पना का मतलब होता है जहां पर हम अपने दिमाग के बत्ती को बंद कर देते हैं और ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। ठीक है क्या करते हैं? जहां पर हम अपनी दिमाग की बत्ती को बंद कर देते हैं और ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए, अभी मान लो कि मैं बिहार में, तो मैं बोलूंगा मैं काश मैं लंदन में होता, लेकिन मैं तो अभी बिहार में हूँ। ये एक अनरियल सिचुएशन है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, बउआ तुम्हारा नहीं चिन्ह छी, अभी हम लंदन में रहती रहा, लेकिन बिहार में छिए। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा, आई वुड हैव बीन इन लंदन बट नाउ आई एम इन बिहार। ठीक है, समझ में आया? अनरियल सिचुएशन, इसको बस आप समझ के रखना कि जब हम काल्पनिक बातों को जब अपने साथ में जोड़ते हैं, अपने जीवन के साथ में जोड़ते हैं, उस वक्त भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? ओके, लिखिए देते हैं। I would have been in London, but I am in बिहार। समझे? समझ में आया? मैं लंदन में होता, लेकिन मैं अभी बिहार में हूं। समझ में आया? यानी कि जो है ही नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ सोच रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमको इतना पैसा मिल जाता तो हम पूरा दुनिया घूमेंगे। अरे पैसा मिलेगा तब ना घूमेंगे, अब पैसा है ही नहीं तो घूमेंगे कहां से? तो यही एक अनरियल सिचुएशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, आई वुड हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ आई वुड बी रिच। मैं पूरा दुनिया घूम लेता अगर मैं अमीर होता तो। लेकिन अभी क्या है, नहीं ना, वो सब दुनिया घूमने के लिए पैसा नहीं है ना। सो ये एक अनरियल सिचुएशन है। समझ में आया? ओके, आइए फोर्थ इसका क्या है, एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट इसका क्या है कि ये नरेशन में भी आता है। अब नरेशन में कहा आता है? नरेशन में ये आता है रिपोर्टेड स्पीच में आता है। किसके रिपोर्टेड किसमें आता है? रिपोर्टेड स्पीच में आता है। और रिपोर्टेड स्पीच में किस में आता है? इनडायरेक्ट नरेशन के। ओके, इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आता है। समझा तड़का का तनी। देखो, जैसे कि मान लो रोहन सेड टू क्या नाम है? नाम एक बताओ ना।
चलो, रोहन सेड टू नयन, आई विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो ये एक इनडायरेक्ट, सॉरी ये एक डायरेक्ट नरेशन है ना। ओके, डायरेक्ट नरेशन है। ओके, पास्ट ऑफ विल है, तो यहाँ पर इसका पास्ट है, पास्ट ऑफ विल क्या है, वुड है ना। ओके, अब हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको तो सबको पता है क्या बनना है, रोहन टोल्ड नयन दैट। अब रोहन आई किसके लिए आया है, रोहन के लिए आया ना। रोहन ने नयन से कहा कि वह गाना गाएगा। ओके, दैट आई आया रोहन के लिए, तो रोहन एक सब्जेक्ट है ना, लड़का, तो लड़का सब्जेक्ट में क्या बनता है, ही। अब देखो, विल को बदलना है वुड से, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, मोना सिंग अ सॉन्ग, बेबी सिंग अ सॉन्ग, दिया गया। तो इसका नरेशन में कैसे इस्तेमाल हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है ना। ओके, इसके देखो ये यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर विल के बदले में वुड आ गया। तो मैंने वही लिखा, नरेशन में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आता है। समझ में आया आपको ये कैसे आता है, ऐसे आता है। तो यहाँ पर हमारा वुड का जो जो कंडीशंस था वो हमने फुलफिल किया और हमने आपको बता दिया। आइए अब आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आएंगे मस्ट में। हाय सोनू, हाय नीतीश भाई। कौन है लाइव, कौन है? अरे मेरा गोलू मोलू। मस्ट में, ओके, मस्ट क्या है ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट, है ना। ओके, ये मस्ट है क्या, मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट भी चाहिए होता है और शुड भी चाहिए होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि मस्ट को हम, सॉरी शुड को हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं और नरेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। शायद शुड बनता है। ओके, चलो, अब मस्ट क्या है? मस्ट यानी शुड के पास सलाह देते हैं, यानी कि आपका इच्छा है करिए, और नहीं इच्छा है तो चूल्ही भाड़ में जाइए, ये होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर चूल्ही भाड़ में जाइए नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कि करना ही होगा, करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन व्हेन यू यूज या व्हेन वी यूज दिस मॉडल वर्ब मस्ट। ठीक है, आप गलती करोगे, देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, यू शुड apologize for your mistake, है ना। यू शुड अपोलोजाइज यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, सलाह दे रहा हूं, है ना। मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, आपका इच्छा है तो माफी मांगिए, नहीं तो आपका मर्जी है। लेकिन वहीं पर मैं इस सेंटेंस को घुमा दूंगा कैसे, कि ऐसे लिखकर, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी इच्छा, अब आपका मन, आपको हम सलाह दे रहे हैं, मानना है मानिए, नहीं तो आनी मानी हम नहीं जानिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर आनी मानी नानी सब याद आ जाए, यहाँ पर आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही होता है, करना ही होगा। ई का स्पेलिंग देख लो इधर या उधर, हमको पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया करना ही होगा या करना ही पड़ेगा। नाउ समझ में आया, यू मस्ट अपोलोजाइज, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। समझ में आया ना कैसे यूज हो गया इसका, कैसे यूज हो गया इसका।
अच्छा, इसको भी यूज करने के लिए ना दोस्त, तीन तरह का, तीन नहीं, दो तरह का होता है। ठीक है। ओके। हाँ, थोड़ा सा नेट का वहाँ प्रॉब्लम है। मेरे को मैसेज मिल रहा है नीतीश भाई, बीच बीच में अटक जाता है। सो टेंशन नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल पे भी इसको डालूंगा। वीडियो मेरा कैमरामैन उसको अभी आधा आधा कर रहे हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं उसको। तो ये लाइव इसलिए आना होता है क्योंकि वीडियो देख के ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा माइंड में डाउट आ जाता है, तो इसलिए लाइव आ जाता है ताकि उसको ये क्लियरेंस किया जा सके। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको पूरा ध्यान मंजिल पे लगाना है। मंजिल नहीं भूलना है। ठीक है। एकदम मंजिल नहीं भूलेंगे, मंजिल भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे? ओके। चलिए। अब आ रहा है क्या वीडियो ठीक से? थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके। चलिए। इसका भी दो तरह से इस्तेमाल होता है। इसका कितने तरह से इस्तेमाल होता है? दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला क्या है? पहला है कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन का मतलब होता है ना, आप मजबूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी कहा ना, आप मजबूर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। समझ में आया? कंपल्शन, इसका आप और एक सिनोनिम बना सकते हैं। कंपल्शन, कंपल्सन बोले तो ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी का मतलब ये आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ओके। तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। ओके। इसको और भी क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी, आपके आपको करना ही पड़ेगा। ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। यहाँ पर ऐसे भी काम होता है, नो वर्क नो पे होता है। उस हिसाब से आपको करना है, सारा दिन सारा महीना काम करिए, सारा महीने का आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो समझ में आया आपको? आप लोग को इधर समझ में आया? ओके। इसका एक एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो वो किस तरह से सॉरी, सॉरी सॉरी, गलती हो गया। ओके। तो इसका मैंने क्या बताया आपको एग्जाम्पल? You must apologize for the mistake। है ना? ये कंपल्सन है, मजबूरी है, ड्यूटी है, आपको आपके पास मजबूरी है, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये था स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन का एक मिश्रित एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अब देखो, इसका और एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ, डिफरेंस करके दिखाता हूँ। देखो, यू शुड गो होम, है ना? अब देखो, यू मस्ट गो होम, यहाँ पर क्या मैंने सलाह दिया है, जाना जाइए नहीं तो चूल्हा भाड़ में जाइए।
लेकिन यहाँ पर घर जाइए चूल्हा भांडने नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मस्ट है, यानी कि आपको यहाँ मस्ट लग गया। यहाँ पर क्या है, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, है ना, पड़ेगा। ओके, समझ में आया? ओके, तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। मस्ट का पहला कंडीशन क्या है, कंपल्शन यानी मजबूरी या ड्यूटी, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं उसको। उसका एग्जाम्पल यानी कि इस तरह का जो हमको सेंटेंस मिलेगा जहां पर हमारे दिमाग में है कि इसको करना ही होगा, तो हमको मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, चलिए डस्टर 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 डस्टर। ओके, I don't know why the problem is arising like this. ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, बट इसको जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ओके, चलिए आइए। दूसरा क्या मैंने कहा था, प्रोबेबिलिटी। ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य समझते हैं ना हम लोग, क्या होता है कर्तव्य का मतलब, ड्यूटी। मोर और लेस तीनों एक ही है ना, हमारा ये काम है, हमको करना पड़ेगा। ओके, तो इस अब देखो, मैं एक मस्ट वाला भी नीचे बनाया था ना, उसी में मैं कर्तव्य वाला एक लाइन जोड़ देता। यू मस्ट गो होम, योर मदर मस्ट बी वेरी। तुम घर जाओ, तुमको घर जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होगी, है ना। अब यहाँ पर आप मस्ट की जगह पर वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखो, यस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। टेंस पढ़ाते वक्त मैं लिखता था, किसी का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को मैं अगर लिखूं तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं लिखता था। तो सो एंड सो टीचर ने कहा कि आप ये गलत लिखा रहे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं होता है। मैं पूछा क्या होता है, मैं शॉक हो गया, मैं पूछा क्या होता है, मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या होता है। तो स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गलत है, आपको भी फोर लिखना पड़ेगा। तो मैं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं बोला ठीक है सर, आप इसको काट सकते हैं पर मैं यही लिखूंगा। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है ना, डिफरेंस क्या है, ये वी फोर है क्या, वी फोर तो यही है, मेन भाग का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तभी तो वी फोर बनता है, यानी कि वी वन बस आईएनजी इज वी फोर। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, वुड का इस्तेमाल कर दिया। समझ में आया? यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें क्या है, यू का कर्तव्य क्या है, यू का कर्तव्य ये है कि उसको घर जाना है, किसके लिए, मम्मी के लिए जाना है, क्योंकि उसकी मम्मी चिंता कर रही होगी। तो यहाँ पर हमने आपको मस्ट का यूज बताया, दो कंडीशंस में होता है, किस किस कंडीशंस में होता है, कंपल्शन में होता है, मजबूरी, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। ओके, दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी कर्तव्य, कर्तव्य यानी किस तरह का सेंटेंस, समझ में आया? ओके, देख लीजिए। इसके बाद एक लास्ट है, छोटा सा है, वो मैं बता देता हूँ।